नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में शिक्षा सुधार हेतु डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वह सराहनीय हैं। यदि सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अन्य अधिकारी पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर के सभी जितना पदाधिकारी हैं, सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, जितने भी निरीक्षक कर्मी हैं, ईमानदारी पूर्वक यदि साथ दें तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वे स्वयं भी विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और उनका निरीक्षण करने का तौर तरीका ही अजब है। वे पूर्व के एसीएस के पाठक के जैसा भौकाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, तामझाम अपने साथ लेकर के नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये साधारण एक व्यक्ति की तरह जा रहे हैं विद्यालयों में। चूँकि अब इनका भी चेहरा से सबको परिचय है, तो कितने भी साधारण तरीके से जाएँ सभी लोग पहचान लेते हैं, बच्चे भले ही इनको ना पहचान पाएँ। बच्चों के से सामान्य तौर पर ये बात कर रहे हैं, उपस्थिति देख रहे हैं, पोषक क्षेत्रों में जाकर के अभिभावकों से मिल रहे हैं। बच्चे यदि उन्हें खेलते हुए दिख जा रहे हैं विद्यालय अवधि में, तो उनसे वो बात कर रहे हैं। सारे समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निदान हेतु प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। जिस प्रकार का प्रयास डॉक्टर एस सिद्धार्थ का है, यदि वैसे ही सामान्यतः प्रयास सारे पदाधिकारियों के द्वारा किया जाए तो बहुत जल्द शिक्षा में सुधार देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं है या फिर जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग इतना करप्ट हो चुका है, इतना कर्तव्यहीन हो चुका है, बेईमानी इतनी घुस चुकी है, कामचोरी इतनी घुस चुकी है अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के अंतर्गत कि चाह कर भी शिक्षा में सुधार नहीं कर पा रहे हैं आला अधिकारी। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा 7 पेज का पत्रांक जारी किया गया है। इसमें मूल रूप से विद्यालयों के आधारभूत संरचना के ऊपर जोर दिया गया है। विद्यालय में भवन हो, पर्याप्त कमरे हों, सभी कक्षाओं के बैठने के लिए अलग अलग कमरे हों, बेंच डेस्क पर्याप्त हो, गुणवत्तापूर्ण बेंच डेस्क हो, जो मानक तय किए गए शिक्षा विभाग के द्वारा, उस मानक के अनुरूप सभी जगह बेंच डेस्क हों। और यदि मानक के अनुरूप बेंच डेस्क नहीं है तो जो एजेंसी विद्यालय को प्रोवाइड किया है उस एजेंसी को उसे रिटर्न लेना पड़ेगा और उसके बदले में दूसरा जो है तय मानक के अनुरूप उसे बेंच डेस्क देने पड़ेंगे। और इसका जो है उस संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि यदि उसके विद्यालय में बेंच डेस्क गुणवत्ताहीन है, बेहतर नहीं है, तय मानक के अनुरूप नहीं है, तो वो अपना जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत दर्ज करे और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उस संबंधित एजेंसी जो उस विद्यालय में बेंच डेस्क प्रोवाइड किया है तय मानक के अनुरूप नहीं है, तो वह आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है उसको रिटर्न लेकर के दूसरा देगा और यदि ऐसा नहीं करता है तो उस आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कार्रवाई होंगे। तो ये बताया गया है। अब उसमें जो भवन है विद्यालय का, उसका रंग रोदन होना अनिवार्य है। जितने भी ब्लैक बोर्ड है, सभी कक्षाओं में जो ब्लैक बोर्ड हैं तो उनका कालीकरण जो है समय दर समय होना चाहिए। प्रत्येक 3 माह पर कालीकरण करने का जो है वो प्रावधान है। उसके बाद जर्जर स्थिति में कोई भी भवन ना हो कि पानी टपक 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 टपका रहा है, छत का जो अंदर से कमरा से जो है वो जर्जर स्थिति में है, कब गिर जाए किसी को पता नहीं है, प्लास्टर जर्जर स्थिति में है, उखड़ रहा है, फर्श टूटा फूटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ भी विद्यालय में कक्षाओं की कमी है, जहाँ पे कमरे की कमी है, तो आस पड़ोस में विद्यालय से 500 मीटर के रेंज में कोई भी सामुदायिक भवन है या कोई सरकारी भवन है तो वहाँ जो है वो कक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन हर हाल में ज्वाइंट क्लास नहीं चलाने हैं। प्रत्येक कक्षा अलग अलग कमरों में आयोजित होने चाहिए, प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा एक साथ कर दिए, चौथा पांचवा एक साथ कर दिए, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि अब पर्याप्त शिक्षक प्रत्येक जगह जो है अभी कक्षावार तो दिए गए हैं कम से कम कि जहाँ 5वीं तक हो वहाँ कम से कम 5 शिक्षक हों, जहाँ 8वीं तक हो कम से कम 8 शिक्षक हों। इस प्रकार से तो कम से कम शिक्षक उपलब्ध करा ही दिए गए हैं। तो अब ज्वाइंट क्लास चलाने का क्या मतलब निकल जाता है। उसके बाद अलग अलग जो है सेपरेट शौचालय की बात कही गई है कि मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग होना चाहिए। पुस्तकालय की बात कही गई है। मध्य विद्यालयों और उच्च माध्यमिक की जो जहाँ तक सवाल है तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब की बात की गई है। कंप्यूटर लैब होना आवश्यक है। जहाँ पे लैब हैं वहाँ ध्यान दिया जाए कि लैब चल रहे हैं कि नहीं सुचारू रूप से। जहाँ कंप्यूटर दिए गए हैं वहाँ गोदरेज में बंद करके रखा हुआ तो नहीं है, पेटी में से बंद तो नहीं है, उसका इस्तेमाल हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। और जहाँ पे लैब नहीं है मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में, वहाँ पे लैब का नवनिर्माण किया जाए, वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए, कंप्यूटर टीचर की व्यवस्था की जाए, है ना। तो इस तरह से सारे जो है आधारभूत व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। साथ ही जहाँ पे बाढ़ का प्रकोप होता है जिन क्षेत्रों में, तो प्रत्येक वर्ष वहाँ के जो विद्यालय प्रबंधक होते हैं उनकी लापरवाही इस प्रकार देखी जा रही है कि जो
उपस्कर होते हैं विद्यालयों में वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वो बाढ़ के बाद एक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सब नष्ट हो जाते हैं। पुनः सरकार जो है उसको व्यवस्था देती है। तो इस बार जो है सभी प्रधानाध्यापकों की ज़िम्मेदारी दी गई है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में यदि आपका विद्यालय है, तो आपके विद्यालय में जितने भी उपस्कर हैं, वो सभी बाढ़ से पूर्व ही, चूँकि सबको पता है कि उत्तरी बिहार के कई ऐसे जिला हैं, 12-13 जिला हैं, जो 3-4 माह जो है वो बाढ़ के प्रकोप से पूरी तरह से जो है वो प्रभावित रहते हैं, कुप्रभावित रहते हैं। तो उन जिलों में जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ का उपस्कर जो है वो सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए और पुनः जो है बाढ़ जब समाप्त हो जाएँगे उसके बाद आप विद्यालय में ले जाकर जाएँ और विद्यालय जो है सुचारू रूप से संचालित करें नियमित रूप से। तो ये निर्देशित किया गया है। उसके बाद है कि शिक्षकों की उपस्थिति और छात्र-छात्राओं की उपस्थिति। तो शिक्षकों की उपस्थिति है तो शिक्षक को ही खुद से अंदर से जो है ईमानदार होने की आवश्यकता है कि वे नियमित हों, समयबद्ध हों। अब जाँच तो चल ही रहे हैं, साथ ही अब जाँच में भी देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा जो है झोल-झाल होने लगा। डीओ, डीपीओ, बीओ जो है वो दबाव डालने लगे, जितना भी निरीक्षी कर्मी डीपीएम, बीपीएम, बीआरपीएम अन्य थे कि जाओ उन पर कार्रवाई करो, उनसे धन वसूली करो। इस प्रकार जो है पिछले 7-8 महीना में लाखों रुपए जो है वो एक-एक बीओ, डीओ जो है उन्होंने कमाया। तो ये सारे शिकायत आ रहे थे, इस वजह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्देशित किया है 100% और उस हेतु व्यवस्था भी बनाए गए हैं। जितना भी टेक्निकल फॉल्ट थे इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप में, उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को 6 दिन तक ट्रेनिंग दे करके और उस ऐप को हैंडल करने का गुर सिखाया जा रहा है। साथ ही जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट काम नहीं करते हैं, उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पे नेटवर्क दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं ताकि ऑनलाइन मोड में जो है सभी का अटेंडेंस बनाया जा सके और उससे जो है उपस्थिति बढ़ेगी। कहीं कोई मैनेज नहीं, वो तो ऑनलाइन होगा और उसका कंट्रोल यूनिट जो है वो विभागीय स्तर पर होगा, तो कहीं कोई मैनेज करने का कोई ये नहीं है। अब छुट्टी के जहाँ तक सवाल है, तो छुट्टी प्रधानाध्यापक जो है वो अचानक किसी को अटेंडम बहुत दिनों तक छुट्टी दे नहीं सकते हैं। उसके लिए भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ही जो है शिक्षक-शिक्षिकाओं को स्वयं ही आवेदन करना होगा और अप्रूव होगा तो उनको छुट्टी मिल पाएँगी। अब जिनको फिजिकल यदि लीव लेने की आवश्यकता है, तो वे जो है अपना आवेदन देंगे। आवेदन जो है वो बीओ, डीओ स्तर से उनका जो है वेरिफाइड होगा, स्वीकृति मिलेगी तभी जाकर के वो छुट्टी ले पाएँगे। तो अनर्गल अनावश्यक जो है छुट्टी लेकर के यत्र-तत्र भ्रमण नहीं कर पाएँगे शिक्षक-शिक्षिकाएँ और अब बिना विद्यालय गए और उपस्थिति दर्ज कर लेना यह अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 2-4 दिन विद्यालय नहीं भी गए और कोई देखने-ताकने वाला है नहीं, 5वाँ दिन जाकर के वो सब दिन का हाज़िरी बना लेता था। तो इस प्रकार से होते थे, विद्यालय कभी भी जा रहे हैं तो जो स्कूल इन स्कूल आउट का जो टाइमिंग उपस्थिति पंजी में होता था वो एकदम ससमय दे रहे हैं। तो इस प्रकार से चल रहे थे ना, अब इस पर लगाम लग गए। अब विद्यार्थियों का, छात्र-छात्राओं का जो उपस्थिति की बात है, तो 75% हर हाल में तो अनिवार्य कर दिया गया है। 75% से कम उपस्थिति जिन बच्चों का रहेगा उन्हें कोई सरकारी लाभ मिल नहीं पाएगा। तो इस हेतु अब अभिभावक भी सजग हैं, सतर्क हैं, जागरूक हो चुके हैं कि उनके बच्चे जो सरकारी विद्यालय में नामांकन है तो वे अवश्य ही अपने बच्चों को भेजें। अब बहुत लापरवाह भी हैं, तो उनके लिए अब टोला सेवकों का तालीमी मरकज़ का जो है व्यवस्था बनाया गया है। अब पूर्ण रूप से इस जो पत्रांक में डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया है, टोला सेवकों और तालीमी मरकज़ को विशेष ज़िम्मेदारी दी गई है छात्रों की उपस्थिति हेतु कि हर हाल में विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने की ज़िम्मेदारी जो है वो शिक्षा सेवकों का है, जिसमें टोला सेवक और तालीमी मरकज़ आते हैं। साथ ही उन बच्चों के जो निरक्षर माता-पिता हैं, उनको साक्षर करने की ज़िम्मेदारी उनकी है। यदि विद्यालय में शिक्षकों की कमी होता है, तो प्राथमिक विद्यालय में कक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय में जाकर के टोला सेवक और तालीमी मरकज़ वहाँ पे जाकर के जो है वो पठन-पाठन का कार्य करेंगे, उनकी भरपाई करेंगे यदि शिक्षकों की कमी है तो टोला सेवकों और तालीमी मरकज़ को पूर्ण ज़िम्मेदारी दी गई है कि किस प्रकार वे बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएँगे। साथ ही अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका नामांकन ही नहीं है, तो उनका नामांकन करवाने की ज़िम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों की है। यदि ड्रॉप आउट बच्चा है, बीच में ही ड्रॉप आउट का मतलब क्या, 5वां तक पढ़ा छोड़ दिया, 3रा तक पढ़ा छोड़ दिया, 8वां तक पढ़ा छोड़ दिया, 10वां तक पढ़ा छोड़ दिया, तो उन बच्चों के अभिभावकों से बात करके और ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः जो है विद्यालय तक पहुंचाना भी किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षा सेवकों की जिम्मेदारी है। विद्यालय पूर्व अर्थात 9 बजे से विद्यालय चलेंगे, तो उससे पहले जो जहां भी जिस क्षेत्र में टोला सेवक तालीमी मरकज़ है, वो अपने क्षेत्र के बच्चों को इकट्ठा करेंगे, उनको ट्यूशन की तरह पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है सामूहिक तौर पर बच्चों को विद्यालय तक वो ले जाएंगे। ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। टोला सेवक तालीमी मरकज़ का कार्य बहुत है, लेकिन नगण्य था, कोई ध्यान नहीं देता था, बैठे-बैठे वो अपना पेमेंट ले रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो उनकी जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी उनको निभाना होगा। साथ ही सख्त आदेश है डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कि यदि उनके इन कार्यों में लापरवाही देखने को मिलती है तो उन्हें सेवा मुक्त कर और उन्हीं की जाति से
जो योग्यता रखते होंगे, अर्हता रखते होंगे, उनको जो है टोला सेवक और तालीमी मरकज के रूप में बहाल कर दिया जाएगा। तो अब खतरा तो है टोला सेवक और तालीमी मरकज पर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स, जो आपका सामाजिक राजनीति है वो प्रवेश कर जाता है। आपस में ही लोग झगड़ा करते हैं, झड़प करते हैं टोला सेवक बनने के लिए, तालीमी मरकज बनने के लिए। तो अब यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपका कंपटीटर जो होगा वह शिकायत करेगा और आपको भरपूर प्रयास करेगा कि इसको हटवा दे, और वो खुद घुस जाएगा। इसलिए आपको विशेष कार्यों पर अपना ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो है अब बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है वहाँ पे विद्यालयों का रख रखाव की जिम्मेदारी, जवाबदेही जो है प्रधानाध्यापकों पर है कि किस प्रकार से वो रखेंगे। कोई भी आपदा आता है तो कैसे वे पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके उपरांत जो है जितने भी लाभ मिलने वाले हैं बच्चों को, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, पुस्तक जो निःशुल्क दिए जाते हैं, तो वो सारे ससमय पर सभी को मिले। इस पे भी ध्यान देना है प्रधानाध्यापकों को एवं जितने भी अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्हें, क्योंकि बहुत जगहों पर जो है वो साइकिल नहीं मिल पाता है समय से, पुस्तक नहीं मिल पाता है समय से, पोशाक नहीं मिल पाता है समय से, छात्रवृत्ति का पैसा बैंकों में पड़ा रहता है, वो छात्र छात्राओं के खातों में ट्रांसफर नहीं हो पाता है समय से। तो इस पर ध्यान देना है। मध्याह्न भोजन पर विशेष जोर दिया गया है, चूँकि मध्याह्न भोजन एक जो योजना है सरकारी विद्यालयों में, प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का पोषक आहार देने की जो व्यवस्था है वह काफ़ी उचित है, उत्तम है और सराहनीय है। तो इस पे जो है काफ़ी शिकायतें मिलती है शिक्षा विभाग को कि मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब दाल बनाया जा रहा है तो सिर्फ पानी का घोल दे दिया जा रहा है, सब्जी जो है वो टरा रहा है, चावल गीला हो जा रहा है, कभी चावल में छिपकली मिल जाता है, नहीं, सब्जी शेड्यूल के हिसाब से नहीं दिए जाते हैं। अब अभी आपने देखा ना कि अभी बहुत ऐसे सब्जी पर रोक लगाए गए हैं, भिंडी हो गया, साग हो गया, अन्य कई सब्जियां हैं क्योंकि बरसात में कीड़ा हो जाते हैं उन पर। अब रसोइया जो है ध्यान नहीं देता है, अब वो बना देता है, तो इसलिए उस पर रोक लगाया गया है। अंडा देना है, कभी कभी मौसमी फल भी देना है, राजमा देना है कभी, तो इसमें कटौती कर लिया जाता है। नहीं, अंडा देना है एक को दे देगा आधा आधा, मौसमी फल देना है दो को दे देगा एक को, केला देना है तो आधा आधा फाड़ के दे देगा, राजमा पर्याप्त नहीं दे पाते हैं, दाल जो नहीं दे पा रहा है, सिर्फ दाल की जगह पानी दे रहा है, तो राजमा और अंडा कैसे देगा। तो ये सब लापरवाहियाँ देखने को मिलते हैं। तो इसको दुरुस्त करने का जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा डायरेक्ट जो है निर्देशित किया गया है, और सब जवाबदेही जो है अधिकारी पदाधिकारियों को है। उसके बाद क्या है कि अब पुस्तकालय की इसमें चर्चा की गई है। उसमें इस ई पुस्तकालय का चर्चा किया गया है कि सभी जगहों पर जो है ई पुस्तकालय की व्यवस्था बनाया जाए, कम से कम मध्य विद्यालय में और उच्च और माध्यमिक उच्च में। वहाँ पे ICT लैब होंगे और वह सभी कंप्यूटर जो होंगे उसमें ऐसा जो है वहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था बनाई जाए कि हमेशा जो है नेटवर्क रहे, ताकि इंटरनेट के माध्यम से भी बच्चे पढ़ें। ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो भी कार्य होने हैं वो हो, ई लाइब्रेरी का इस्तेमाल वो कर सके, ई पाठ्यक्रम का इस्तेमाल कर सके वो। तो इस प्रकार से साथ ही अब खेल कूद का जो व्यवस्था है सरकारी विद्यालयों में उसका भी उचित इस्तेमाल हो सके, खेल कूद जो सामग्री दी गई है उसका इस्तेमाल हो सके। प्रत्येक शनिवार को एक अलग से कार्यक्रम करने हैं शनिवार के दिन। अब उस दिन जो है चाहे जो भी अलग पठन पाठन से हट करके, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, कला हो, हस्तकला हो, खेल कूद हो, तो तमाम तरह के गतिविधि जो है करने हैं। खेल कूद का गतिविधि डेली जो है वो करना ही करना है। खेल कूद के सामग्री जो है दिया जाता है उसका इस्तेमाल करना ही नहीं कि पेटी में बंद करके रखना है, नहीं। उसके बाद जो है कि सभी विद्यालय जितने हैं तो वहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान देना है, चूँकि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई कर्मी बहाल हैं, तो विशेष ध्यान दिया जाना है कि सफाई, कैंपस साफ सफा हो, सारे कक्षाएं जो है वो सफाई हो, जो शौचालय है वो सफाई हो। साथ ही अब जहाँ पे इस प्रकार से नहीं होते हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से मानव बल दिया गया है, इस कार्य में निपुण नहीं है, वो कार्य नहीं कर पा रहा है, लापरवाह है, तो उसको हटा दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरफ से यदि लापरवाही हो रही है तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा। और आउटसोर्सिंग एजेंसी तो लापरवाही कर ही रहा है। अब ICT इंस्ट्रक्टर को 7-7 महीना 8-8 महीना हो गया वेतन नहीं दिया है, फ़ोन नहीं उठाता है आउटसोर्सिंग एजेंसी वाला। सफाई कर्मी को 10-10 महीना हो गए झाड़ू मारते हुए, साफ सफाई करते हुए, उसको वेतन नहीं दिया है, तो आउटसोर्सिंग एजेंसी वाला कहाँ कर रहा है, वो तो लापरवाही कर ही रहा है, उस पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। उसके बाद है कि अब विद्यालयों में जो भी सुविधाएं दी गई हैं अब उन सभी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो पेयजल की सुविधा है, समरसेबल गड़ा हुआ है, चापाकल यदि खराब है तो तुरंत मरम्मत होना चाहिए, समरसेबल खराब है तुरंत मरम्मत होना चाहिए। शौचालय तक जो है पाइप से टैप वहाँ पे लगा होना चाहिए, कि बाल्टी से ढो करके शौचालय में पानी ले जा रहा है लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कैंपस में पीने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए, यदि समरसेबल गड़ा है तो नलका होना चाहिए पीने के लिए पानी हेतु, वो व्यवस्था। सभी टंकी जो है शौचालय के ऊपर टंकी लगा होना चाहिए,
है कि नहीं? तो ये सारे ध्यान रखने हैं। मानक जो तय किया गया है, सबमर्सिबल कितना गहरा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, पाइप कितना मोटा होना चाहिए, किस प्रकार का पाइप होना चाहिए, है ना? टंकी कैसा होना चाहिए, टैप कौन-सा होना चाहिए, वो डिलीवरी पाइप कौन-सा होना चाहिए, ये सारे जो है एक मानक तय है और उस मानक के अनुरूप होना चाहिए। ये जाँच करवाना जो है वो कार्य है अधिकारियों को। इस पर विशेष जोर दिया गया है। तो तमाम तरह के जितने भी अ, विद्यालयों में सुविधाएँ होनी चाहिए, वो सारी सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। और आपने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए और आने के बाद से ही जो निरीक्षण का जो पूरा खेल चल रहा था, उसके आड़ में हफ्ता वसूली का, उसको बंद करने का प्रयास किया। साफ-साफ कहा कि डेली-डेली निरीक्षण करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप हफ्ता में जाओ, एक स्कूल में 2-2, 3-3 घंटा आप समय दो, बल्कि दिन भर समय दो, लेकिन विद्यालय का अनुश्रवण करो। निरीक्षण नहीं कि गए, कौन आया, कौन नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, बस फलाने ठिकाने ढिमकाने, उसका स्पष्टीकरण का नोटिस दे दो, फिर मैनेज करने के एवज में 2000, 4000, 5000 रुपया शुल्क हो, बस चल हो गया, पॉकेट भर गया, शिक्षा में सुधार हो गया, अपना काम बंदा, भाड़ में जाए जनता। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अब रिपोर्ट जो है वो जब गया, क्योंकि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर रिपोर्ट सभी अपलोड करने हैं। अब वो रिपोर्ट को जो है रैंडमली चेक किया गया शिक्षा विभाग स्तर से आला अधिकारियों के द्वारा। एक भी रिपोर्ट सही नहीं पाया गया। उस पे खेद व्यक्त किया गया है। यदि ऐसा ही रहा तो नीचे अधिकारियों पर ही कार्रवाई हो जाएँगे। इसलिए जो निरीक्षण और अनुश्रवण का कार्य सौंपा गया है, जो प्रपत्र दिए गए हैं रिपोर्ट कार्ड बनाने हेतु, उसको सही-सही भरें और जो भी कमियाँ हैं, उसको अपने प्रखंड स्तर और जिला स्तर के माध्यम से ही जो है उसे दुरुस्त करने का प्रयास करें। जो आपसे नहीं हो पाता है उसको फॉरवर्ड करें, विभागीय स्तर से उसको दुरुस्त किया जाएगा। अब बहुत ऐसी शिकायतें हैं, जैसे अब कोई सेवानिवृत्त हो गया, अब उसका जो सेवानिवृत्ति के बाद जो लाभ मिलना है, उसको मिल नहीं रहा है, पेंशन उसको समय से नहीं मिल पा रहा है, जो कार्यरत है उसको वेतन समय से नहीं मिल पा रहा है। अब बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिका हैं जिनकी कार्यावधि में मृत्यु हो गई, उनके परिजनों को अनुकंपा पर जो नौकरी मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो है हालात है, वो बुरा है। ये सब फाइल जो है वो डीओ दाब के रखता है कि कुछ माल-पानी मिल जाए तभी जो है उसका कार्य करेंगे। नहीं, तो इस प्रकार के जो फाइल दबे हुए हैं, उन सभी फाइलों को ओपन करो, यथाशीघ्र सब जितने भी शिकायत हैं, उन शिकायतों को दुरुस्त करो। अब डीओ के पास फाइल दबा हुआ है, बेचारा के दौड़ते-धूपते जो है उसका चप्पल घिस रहा है, तो अंततः कहाँ जाएगा? सीधे पहुँच जा रहा है विभाग। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ को आने के बाद तो और भी विभाग पहुँच रहे हैं लोग, क्योंकि अब इनका दरबार में कोई पहुँच जाएगा, वो खाली हाथ लौट पाएगा, तो सुनवाई वहाँ होना ही है। डेली पूरे बिहार भर से 50 से भी अत्यधिक शिक्षक जो हैं, वो डायरेक्ट कहाँ? एससीएस ऑफिस पहुँच रहे हैं और ऐसे-ऐसे शिकायत लेकर के पहुँच रहे हैं, जो प्रखंड स्तर से जो है उन शिकायतों का निदान होना चाहिए था। अब बताइए, अब जिस प्रखंड के, जिस जिला के शिक्षक जो प्रखंड स्तर से जिला स्तर के अधिकारियों को ही निपट लेना चाहिए था, उन शिकायत को यदि एससीएस के पास ले जा रहा है, तो उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सख्त जो है निर्देशित किया गया और डीओ को बोला गया है कि आप प्रत्येक शनिवार शिक्षकों के लिए जो है वो दरबार लगाइए। शिक्षक आपके यहाँ शनिवार को आएँगे विद्यालय के बाद, क्योंकि हाफ टाइम विद्यालय चलना है, हाफ टाइम के बाद आपके पास आएँगे अपना शिकायत लेकर के और उसका आप वहीं निदान करें। आपसे जो नहीं होने लायक है, वो विभाग स्तर पर आप फॉरवर्ड करें। साथ ही जिन भी शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को यदि प्रखंड स्तर या फिर जिला स्तर के अधिकारी पदाधिकारी या कार्यालय में कोई कार्य हैं, तो डेली पढ़ाई का कार्य छोड़ करके, पठन-पाठन का कार्य छोड़ करके वो कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाएँगे। उनके यहाँ निरीक्षक कर्मी जाते हैं, बीआरपी वगैरह जाते हैं ना, साधन सेवी जो जाते हैं, तो उनसे अपना प्रतिवेदन वो भेजेंगे और प्रखंड साधन सेवी को जिम्मेदारी है कि वो जाकर के प्रखंड तक पहुँचाएँगे उन प्रतिवेदन को। यदि जिला स्तर का है, तो जिला स्तर पहुँचाएँगे और उस पर अधिकारियों को यथाशीघ्र जो है सुनवाई करके उस समस्या का समाधान ढूँढना है, निकालना है। ये ना कि जो है शिक्षक-शिक्षिकाओं को ही आप अपने कार्यालय का चक्कर कटवाते रहेंगे, तो फिर पढ़ाई कैसे होगा? सोचने वाली बात है। तो इस पर भी, क्योंकि बहुत ऐसे हैं मामले जहाँ पे इस प्रकार के देखे जा रहे हैं, तो इस पर जोर दिया गया है। नहीं, मतलब कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जोर नहीं दिया हो, उसको पॉइंट आउट नहीं किया हो और उसके समाधान हेतु निर्देशित नहीं किया हो। तो यह होता है शिक्षा में सुधार हेतु प्रयास करना। के पाठक तो सिर्फ झोल-झाल कर रहे थे, वो तो सबको पैसा कमाने के लिए अवसर प्रदान कर दिए। कोई जो है जाकर के सिलीगुड़ी में चाय का बागान ले लिया, कोई बड़े-बड़े शहरों में मकान ले लिया, कोई ज़मीन जायदाद ले लिया, वो कर लिया अधिकारी लोग उनको रहते हुए 1 साल के अंदर ही। लेकिन अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए हैं, अब ये सब पर नकेल कस रहे हैं। देखे ना किशनगंज वाला पर सब पर कार्रवाई हुआ ना, उनको निलंबित किया गया। अब पूरे 38 जिला में बिहार आर्थिक अपराध इकाई को केस मिलने वाला है, जो घोटाला हुआ है ना, बेंच डेस्क में, प्रीफैब निर्माण में, बस्ता प्रोवाइड कराने में, थाली प्रोवाइड कराने में, समरसेबल गड़वाने में, विद्यालय भवन निर्माण जीर्णोद्धार करवाने में। नहीं, ये सब जितना भी घपला घोटाला हुआ है, वो सबका जाँच अब होने जा रहा है। जितना भर्तियाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हुआ है, सब बिना पैसा के को भर्ती हुआ है, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी और आईसीटी इंस्ट्रक्टर का नहीं ना हुआ है। सब जाँच हो रहा है और सब पर कार्रवाई होगा अब। इसलिए
अब दहशत होने वाला है कहाँ? अधिकारी पदाधिकारियों के बीच। के पाठक के रहते हुए शिक्षक-शिक्षिकाएँ दहशत में रहे। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए हैं तो अब दहशत कहाँ फैलने वाला है? अब शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालयों में, उनके गिरबान तक अब हाथ जाने वाला है। तो अब आप सावधान होने की आवश्यकता है, सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रहते हुए आप शिक्षक-शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। बेवजह उनको परेशान नहीं कर सकते हैं। ये जो धन वसूली का कार्य आपने किया है पिछले 1 साल में, वो अब नहीं हो सकता है। ऐसा पूरा प्रयास है और जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ठाना है, उसको पूर्ण करके ही दिखाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।